हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है? आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त और दुरुस्त हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाते समय कि अगली क्लास हम कंडीशनल सेंटेंस पे लाएँगे, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस आज की हेडिंग है और आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, यानी किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है, किसका? या कंडीशनल सेंटेंस का। अच्छा, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब आ जाएँगे अपने टॉपिक पे और क्या है टॉपिक? कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए हम लिख रखे हैं कि होता क्या है कंडीशनल सेंटेंस। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कंडीशनल, तो कंडीशन से ही बना है कंडीशनल। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त होती है। क्या होता है भाइयों? शर्त होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जो शर्त वाले हों, यानी ऐसे वाक्य जिसमें हमें शर्त की चर्चा करनी हो और साथ ही साथ इसमें रिजल्ट की भी चर्चा करनी हो। समझ पाए? केवल शर्त नहीं है, इसमें रिजल्ट की भी चर्चा हमको करनी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। 2 चीज़ें हैं, 2 क्लॉज़ हैं। एक क्लॉज़ में कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे और एक में कह रहा है तो सफल हो जाओगे। यानी करोगे तो यही तो शर्त है कि करना है आपको और तो रिजल्ट क्या है कि सफल हो जाओगे। यानी हम ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, एक में कंडीशन भी होगा और एक तरफ उसका रिजल्ट भी होगा, ठीक है? तो देखिए पहले लिख क्या रखे हैं इसके बारे में, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेज वे वाक्य होते हैं जो शर्त और उसके परिणाम को व्यक्त करते हैं, ठीक? तो यानी शर्त भी इसमें होगी और इसमें रिजल्ट भी होगा, यानी उसका परिणाम भी होगा। तो एक वाक्य जैसा हमने आपको समझाया उसी प्रकार दूसरा देखिए कि यदि वह अधिक पढ़ता तो सफल हो जाता। यानी पढ़ता, पास्ट की बात किया जा रहा है कि पढ़ता तो सफल हो जाता, यानी कंडीशन यह थी और रिजल्ट यह होता। अगर वह पढ़ता तो रिजल्ट यही होता कि वह सफल हो जाता, यानी दोनों चीज़ें एक ही वाक्य में दी गई हैं। यहाँ पर देखिए यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हो गया होता, यानी बहुत ही पास्ट की बात किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, कल्पना की जा रही कि अगर किया होता तो पास हो गया होता। लेकिन इसमें भी वाक्य में 2-2 क्लॉज हैं, यानी एक में है कठिन परिश्रम किया होता, दूसरा है सफल हो गया होता। देख पा रहे हैं? ये 3 ही प्रकार आपको मेन रूप से पढ़ने हैं। अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो आपको ये 3 प्रकार बहुत अच्छे से समझना है और ज़्यादातर यही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। तो आप यह 3 जो वाक्य लिखे गए हैं, यह समझिए 3 प्रकार है। अभी एक-एक करके मैं प्रकार बनाऊँगा, लेकिन पहले आप समझिए होता क्या है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे, आप पहली बार इस वर्ड को सुने होंगे कंडीशनल सेंटेंस या आप पढ़े होंगे और अच्छे से नहीं जानकारी रखे होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले डिटेल में जानिए क्या है। तो इसमें ज़रा देखिए, एक क्लॉज़ है कि यदि, यदि यानी शर्त है। ये देखिए, यदि क्या है यह? शर्त दिखा रहा है और यह जिसके साथ जुड़ा है, जिस क्लॉज़ के साथ जुड़ा है, वही क्लॉज़ शर्त वाला क्लॉज़ है। यानी कौन-सा क्लॉज़? तुम कठिन कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यही क्या दिखा रहा है? शर्त दिखा रहा है और उसके बाद तो लगा है जोड़ने के लिए, यह कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन का काम करता है और तो से क्या जोड़ा गया है? सफल हो जाओगे, यही क्या आपका है? परिणाम है। यही क्या है आपका? परिणाम है। समझ पाए हैं? तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर देखिए यदि वाला सेंटेंस का क्लॉज कहाँ तक है? यदि वह पढ़ता, तो यानी यह क्या है? कंडीशन है। यह क्या है? शर्त को ही तो इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं और तो यहाँ पे कंजंक्शन है और सफल हो जाता, यही क्या है? परिणाम है, यानी रिजल्ट है। यही क्या है? रिजल्ट है। समझ पाए? उसी प्रकार इसमें भी देखिए यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हो गया होता, यानी यह क्या है? यह कंडीशन है। यह क्या है? कंडीशन है और यह तो क्या है? यह कंजंक्शन है और यह सफल हो गया होता जो लिखा है, वह क्या है? रिजल्ट है। ठीक है? अब यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि तीनों 3 प्रकार के हैं। नहीं समझ में आ रहा कैसे तीनों 3 प्रकार के हैं? देखिए ज़रा, कठिन परिश्रम करोगे लिखा है तो सफल हो जाओगे, यानी यह जो वाक्य लिखा गया है यह संभव और वास्तविक है। पहला टाइप है, यही पहला टाइप जो है, इसमें जो वाक्य आएँगे इसी प्रकार लिखे जाएँगे, गे करके, गा करके लास्ट में आता है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तविक हैं और ये संभव है कि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि अभी से मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यह जो प्रकार है, टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का, यह टाइप नंबर फर्स्ट में आता है और यह वह प्रकार होता है जो संभव या वास्तविक होता है।
अभी सुनते चलिए, अभी एक एक टाइप बना के पूरा डिटेल में लिखेंगे। दूसरा पे आइए, दूसरा क्या लिखा गया है, यदि वह अधिक पढ़ता तो सफल हो जाता, यानी यह पढ़ता तो सफल हो जाता, यह वर्तमान में संभव नहीं है। यह वाक्य जरा देखिए, यदि वह अधिक पढ़ता तो सफल हो जाता, क्या यह वर्तमान में संभव है? वर्तमान में यह संभव नहीं है, लेकिन यह वर्तमान में संभव है ऊपर वाला। तो यह ऐसा टाइप है दूसरा कि जो वर्तमान में संभव नहीं है, यानी हम इसको भी बनाने का तरीका सीखेंगे किस प्रकार से बनता है। तीसरे पे आइए, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हो गया होता। बचपन की याद कर रहे हैं कि अरे बचपन में पढ़ा होता तो मैं जो आज नौकरी करता, इस तरीके की बात अगर किया जाए तो उसमें क्या है कि ऐसी शर्त है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई है और जिसका रिजल्ट भी नहीं हुआ है। समझ पाए? यानी यह बात जो लिखी गई है, यह कंडीशन भूतकाल में है और भूतकाल में कंडीशन जो है उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तीनों प्रकार है आपके सामने और तीनों प्रकार किस प्रकार से बनना है, यानी तीनों टाइप जो है कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस, वो हम देख लेते हैं। तो अच्छा, कुछ चीज़ और ज़रा देख लीजिए, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको समझाऊँ तब आप समझ पाएंगे। मैं दो ठो साफ कर देता हूँ क्लिक, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। अच्छा, बोर्ड को साफ करने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट जो पढ़ा हो उसे बताए, बोर्ड को साफ करने के लिए क्या कहते हैं? वाइप आउट कहते हैं क्या? वाइप आउट। चलिए मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तब आपको समझाऊँ क्या चीज़ है। मैं इसको बनाऊँगा इफ़ से, यदि के लिए मैं क्या रखूँगा यहाँ पे? इफ़ रखूँगा। अभी वो शुरुआत है, इस वजह से यह चेंज या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ इफ़ है क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। यहाँ हेड से भी स्टार्ट होता है और भी सारी चीज़ें हैं तो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम यदि के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इफ़ यूज कर रहे हैं। कहीं कई जगह पे यूज होता है, ज़्यादातर यही यूज होता है। इफ़ के बाद हम लगाएंगे तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, ऐसे बनता है, मैं अभी बताऊंगा क्या है। तो के लिए कॉमा लगता है, सफल हो जाओगे, उसके बाद लिखना होगा यू विल सक्सीड। समझ पाए? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगा, इसका ऐसे ही बनता है। नियम अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, पहले समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है। समझ पाए हैं? इसमें इफ़ लगा है, क्या लगा है? इफ़ लगा है, यानी शर्त बताई जा रही है। यानी यह जो क्लॉज है, यह क्लॉज कैसा क्लॉज कहलाएगा? कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडीशनल क्लॉज। समझ पाए हैं? यानी यह ऐसा क्लॉज है जिसमें कंडीशन दिखाया जाए, और यह जो क्लॉज है इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। आप कहेंगे कि सर ऐसा कौन सा टाइप क्लॉज का बता रहे हैं कि कंडीशनल क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज? देखिए भाई, यह क्लॉज का प्रकार के हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह जो भाव दे रहा है उस भाव के आधार पर इस क्लॉज का नाम रखा जाता है कंडीशनल क्लॉज। यहाँ पर भाव है रिजल्ट का, इस वजह से इसका क्या है? इसका नाम रखा जाता है रिजल्ट क्लॉज। ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अच्छा क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज होता है, तो जान जाइए यह इफ़ लगा हुआ है, शर्त लगा हुआ है। ठीक है। और यह जो इफ़ है यह क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में यही कौन सा कंजंक्शन कोई हमको बताएगा कि कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट अगर कंजंक्शन यह है, तब आप बताइए कि यह कौन सा क्लॉज हो जाएगा? अगर किसी के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ होता है तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। समझ पाए हैं? यानी यह कंडीशनल क्लॉज की जगह हम क्या कर सकते हैं? इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कर सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। टॉपिक से नहीं भटक रहे हैं, लेकिन जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आप यह जानेंगे तभी हो सकता है बाई चांस कोई आपसे जानकारी पूछ दिया कि यह क्या कौन सा क्लॉज कहलाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। यह रिजल्ट क्लॉज है, इसको हम कह देंगे मेन क्लॉज। क्या कहेंगे? मेन क्लॉज कहेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये छोटी सी जानकारी थी कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो के लिए हमें कॉमा का यूज करना होता है और यदि के लिए इफ का यूज करना होता है। इफ जिस क्लॉज के साथ जुड़ा होता है उसको कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और यह जो लास्ट में कॉमा के बाद है जो एकदम फ्री है, इसको मेन क्लॉज कहते हैं या तो रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप। अब क्या पढ़ेंगे? टाइप। और टाइप नंबर फर्स्ट में हम यही सेंटेंस देखेंगे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम यहाँ आओगे तो मुझसे मिलोगे, यदि मैं वहाँ आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। इस तरीके का जो वाक्य होता है यह टाइप फर्स्ट के अंदर आता है। ठीक, तो हम अपनी सुविधा के लिए ही टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड इस तरीके की चीज़ें की हैं। और अगर रेनिन मार्टिन की आप बुक देखेंगे तो उसमें भी मात्र 3 ही प्रकार की चर्चा की गई है। ठीक है। लेकिन और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप देखेंगे 5 प्रकार का होता है, जिसमें 0 टाइप भी बोला जाता है, 5वां प्रकार भी होता है। तो वो चीज़ें हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मुख्य हैं, जो मेन हैं,
उनको ही हमें पढ़ना है, उनको ही ज़्यादा समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई कि पहला टाइप, क्या कह रहा हूँ, ये पहला टाइप। तो पहला टाइप होता क्या है, तो पहला टाइप कहते किसे हैं, अभी जैसे टाइप नंबर फर्स्ट, मैं कह दूँ टाइप नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या चीज़ें होती हैं, यानी इसमें कैसे वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य, इसमें क्या आता है, ऐसे वाक्य जो संभव या वास्तविक हों, जो संभव या वास्तविक हों, जो संभव या वास्तविक हों, ये किस में आएंगे, टाइप नंबर फर्स्ट में आएंगे। क्या है, आपको संभव लग रहा है, वास्तविक लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि परिश्रम करोगे तो खबर हो जाओगे, अभी भी वर्तमान में किया जा सकता है बात। ठीक, यानी इसमें जिस कार्य की चर्चा हुई है, जिस रिजल्ट की चर्चा हुई है, यह वर्तमान में हो सकता है। आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यह चीज़ें हो जाएंगी, सफल हो जाएंगे आप। ठीक, तो क्या ऐसे ही इतना ही लिख देने से काम हो गया, नहीं, बनता कैसे है देखो जरा। अब बनाने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए, बनाने का अर्थ यहाँ पे ट्रांसलेट है, अगर आपको ट्रांसलेट करना है इसको तो कुछ नियम आपको लगाने होंगे। नियम यानी बनाने का तरीका, यानी सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इफ़ का यूज करते हैं। और इफ़ जिस क्लॉज के साथ जुड़ा है, जैसे इसी क्लॉज के साथ इफ जुड़ा है, तो वह जो क्लॉज होता है, वह जो क्लॉज होता है यह किस टेंस में होता है, यह होता है प्रेजेंट टेंस में। यह किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। समझ पाए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ सेंटेंस का कि मैं सब्जेक्ट लिखूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखूँ, इस तरीके से। आप ये जानिए कि यह जो प्रेजेंट टेंस में लिखा हूँ, यह क्लॉज के लिए लिखा हूँ, यानी यह जो क्लॉज होगा वह किस टेंस में होगा, वह प्रेजेंट टेंस में होगा। इफ़ के साथ जो क्लॉज जुड़ेगा वह किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। किस वाले में, जो ऐसे वाक्य जो संभव या वास्तविक हों, या जिसमें आप याद करिए गे गा इस तरीके से कोई सेंटेंस आते हैं, यानी जो आपको लगे कि वाक्य क्या है, संभव हो, वास्तविक हो, वर्तमान का लगे। ठीक, और उसके बाद हमें तो जो लिखा है उसके लिए कॉमा लगाना होता है। तो के लिए हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। याद हो गया, तो के लिए हमें क्या लगाना होता है, कॉमा। क्योंकि तो का अर्थ यहाँ पे इफ में ही इंक्लूड हो गया है, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है सफल हो जाओगे, यानी यह जो सफल हो जाओगे लिखा है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो विल का या तो शैल का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। और बाकी जैसे सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है वैसे ही चलता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस तरीके से। ठीक है, यानी आपको याद क्या रखना है कि जो इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वह प्रेजेंट टेंस में आएगा, और इफ़ के बाद अलावा जो दूसरा क्लॉज है, दूसरा क्लॉज यानी कौन सा क्लॉज, जो रिजल्ट वाला क्लॉज है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब बनता कैसे है इसी में मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी बनाया था फिर से बना रहा हूँ इसी को। देखो, अब इफ़ वाला क्लॉज यहाँ रहा, इफ़ तुम कठिन परिश्रम करोगे, ठीक, तो यहाँ पे हमें लगाना है। तो यदि के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लगा दे रहा हूँ, इफ़ लगा रहा हूँ। क्या लगाऊंगा, इफ़ लगाऊंगा। और इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वह किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। तुम कठिन परिश्रम करोगे नहीं, अब कहोगे। आपको लग रहा होगा करोगे तो फ्यूचर में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह याद करना जरूरी है, इसी वजह से कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें गे लिखा है, करोगे, यानी आपको लगेगा कि यह तो फ्यूचर का है। हम लोग बचपन से याद किए हैं, गा गे गी करके जो वाक्यांत तो होता है वह फ्यूचर में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप भाव समझिए, आप बड़े हो गए हैं, आप भाव समझ के वाक्यों को देखिए, ना कि पहचान करके। ठीक है, तो भाव क्या दे रहा है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस हमको करना होगा कि इफ़ के साथ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यानी सब्जेक्ट का यूज करेंगे तुम, और प्रेजेंट टेंस में करोगे यानी करने के लिए आया है, यानी प्रेजेंट टेंस में यू के साथ वर्क लगेगा, ना कि वर्क्स लगेगा। और कैसा वर्क करोगे, हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड के बाद कॉमा लगेगा, और विल या सेल के बाद यहाँ पर वर्क की लगेगा फर्स्ट फॉर्म। तो तुम यहाँ अंडरस्टूड है, कौन सफल होगा, तुम ही होगा ना, क्योंकि एक बार तुम आ गया तो दूसरे में जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही तुम लिखा जाए, लेकिन यहाँ ट्रांसलेट करते समय आप लिख दीजिए यू के साथ विल या सेल जो लगाना चाहे विल ही लगेगा, यू विल। और सक्सेस होने का क्या होता है, सक्सीड होता है, या विल बी सक्सेस लिख सकते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल। तो यह हुआ तरीका बनाने का। देखिए, इफ लिखा गया है प्रेजेंट टेंस में, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है या प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है क्लॉज, कॉमा लगाए हैं, यह विल या सेल के साथ बनाए हैं, यू के बाद विल, उसके बाद वर्ब लगाए हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो इस पर हम 8-10 सेंटेंस और लिख देते हैं। 8-10 नहीं लिखेंगे तो कम से कम 4-5 तो लिख देते हैं, तो बनाते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए, 3 एग्जाम्पल्स और हैं आपके सामने, जो उसी रूल पर आधारित हैं जो रूल अभी हम आपको बताएं।
और वो रूल क्या था? रूल यही था कि इफ़ के बाद जो क्लॉज लगेगा यानी इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और कॉमा के बाद जो क्लॉज आएगा वह फ्यूचर में अथवा विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, यह याद रखिएगा। चलिए बनाइए दूसरा। यदि बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे, यानी क्लॉज यदि वाला कौन सा है यहाँ पे? यह है कंडीशनल वाला, यानी इसी में ही हमको करना है यूज़ किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि बारिश होगी तो बारिश होने के लिए क्या होता है? इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स होगा। समझ पा रहे हैं? बारिश होने के लिए इट रेन्स होता है। ठीक, और कॉमा लगाएंगे तो के लिए क्या लगाएंगे? कॉमा। हम घर पर रहेंगे, हम के लिए क्या यूज करेंगे आप? वी, और उसके साथ क्या लगता है? शैल लगता है। विल या शैल में से कुछ लगाना है, और रहने के लिए क्या होता है? रुकना, यानी स्टे का यूज किया जाएगा। वी शैल स्टे, क्या कहेंगे? वी शैल स्टे। और घर पर एट होम, घर पर के लिए एट होम होता है, हमेशा याद रखिएगा, होम के साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा, एट होम। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि इफ के साथ जो क्लॉज आएगा वो प्रेजेंट टेंस में, और कॉमा के बाद शैल या विल के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए कि यदि वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। इसका कैसे बनेगा? यदि वह आएगा, इफ़ ही कम्स, इफ़ ही कम्स, तो के लिए क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। मैं उससे मिलूंगा, आई शैल मीट हिम। आसान है कि नहीं है? तो के लिए कॉमा, आई शैल मीट हिम। इसी प्रकार यह भी तो बन जाएगा। बताइए, यदि तुम जल्दी चलोगे, तो यह है कंडीशन वाला, यह क्लॉज है, यदि तुम जल्दी चलोगे, यही प्रेजेंट में बनाना है। इफ़ यू चलोगे, क्या वॉक होता है? इफ़ यू वॉक, जल्दी के लिए क्या होता है? फास्ट होता है। इफ़ यू वॉक फास्ट, यदि तुम जल्दी चलोगे, कॉमा ट्रेन पकड़ लोगे, यू विल कैच द ट्रेन, यू विल कैच द ट्रेन। आई बात समझ में? तो ट्रेन पकड़ने के लिए कैच भी होता है, और ट्रेन में बैठना अगर है, चढ़ना है, तो गेट इनटू होता है। समझ पाए हैं? तो यहाँ वैसे आमतौर पे कैच ही वर्ड यूज किया जाता है, इस वजह से मैं भी कैच ही यूज किया हूँ। ठीक है, तो इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। आसान है, बिल्कुल आसान है। यह पहला टाइप था। तो पहला टाइप हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। पर्याप्त एग्जाम्पल्स हैं, एक ही रूल बार बार लग रहा है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वे बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखिए इस बात को। और क्या बात रखना है, आपके एग्जाम में यही आता है सिंटैक्स में प्रश्न, इफ़ के बाद जो यह क्लॉज आया है, यही क्लॉज क्या करता है? किसी दूसरे टेंस में दे देता है, और बाद वाला जो होता है विल या शैल के साथ ही रहता है, यानी दोनों में ही कुछ न कुछ चेंज करेगा। अगर इधर प्रेजेंट में है तो इधर विल या शैल के साथ V1 आएगा, इधर विल या शैल के साथ V1 है तो यह प्रेजेंट में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसको सिंटैक्स के रूल में इसको याद रखने के लिए या तो इस पर हेडिंग ऐसे बना दीजिएगा इस वाले रूल पे, या जो भी आप जैसे आप रख पाएँ, इसको समझ पाएँ उसको समझिए। नहीं तो चाहिए तो आप नोट के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ के साथ आने वाला, इफ़ के साथ आने वाला क्लॉज, इफ़ के साथ आने वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होता है, हमेशा प्रेजेंट में होगा यदि बाद वाला क्लॉज, यदि बाद वाला क्लॉज विल या शैल बाद वाले क्लॉज में विल या शैल आया हो, विल या शैल आया हो। समझ पाए हैं? इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा कि इफ़ के साथ आने वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा यदि बाद वाला क्लॉज विल या शैल में आया हो। अर्थात एक और तरीका है इसको लिखने का, मिटा के लिखूँ क्या? ज़्यादा तुमको सही रहेगा भाई साहब, आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ना ही आपके इंटरमीडिएट में बल्कि CGL से लेकर कई जगह यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। हमेशा आप याद रखिए, इफ़ के साथ जो क्लॉज आता है, उसमें कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। उसमें कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं होगा। समझे? इस वाले टाइप फर्स्ट के रूल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, यह भी याद आप कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। नहीं याद करेंगे तो भाई दिक्कत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा है। तो आप इसको इतना
राइट डाउन करिए, लिख लीजिए, कहीं उतार लीजिए अच्छे से नोट्स में, और हम टाइप 2 पर तब चर्चा करें, क्योंकि टाइप फर्स्ट हुआ समाप्त। अब आप चर्चा होगी टाइप नंबर सेकंड की, और टाइप नंबर सेकंड क्या है आप लोग समझ ही रहे हो, इसके पहले लिखे हो जो टाइप नंबर सेकंड में सेंटेंस, वो थोड़ा सा देखो, मैं इसको तब लिखता हूँ। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 क्या कहता है। तो टाइप नंबर 2 में ऐसी शर्त होती है जो वर्तमान में काल्पनिक या असंभव हो। वर्तमान में जो काल्पनिक या असंभव हो, मतलब अब वह कार्य होने वाला नहीं हो, शर्त भी और रिजल्ट भी ना होने वाला हो। जैसे लिखा है कि यदि मैं धनी होता तो गरीबों की सहायता करता, यानी मैं धनी नहीं हूँ और गरीबों की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। बात यही है, जब धनी कोई व्यक्ति होगा तब करेगा। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि वर्तमान में यह क्या है, काल्पनिक या असंभव है, इस समय तो नहीं हो सकती मदद। तो ऐसी शर्त जो वर्तमान में काल्पनिक या असंभव हो, तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डॉट डॉट करके मैं लिखा हूँ एलिप्सिस जो है, यह पास्ट टेंस जो लिखा है यह क्लॉज का बताया जा रहा है कि यह क्लॉज किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। और कॉमा के बाद जो आने वाला जो क्लॉज होगा उसमें हम वुड, कुड और शुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ पाए हैं? बिल्कुल, इसी पे ही हमको यह सेकंड टाइप बनाना है, याद करना होगा इसको। यह जो बना रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है याद करना होगा। इफ़ के साथ जो क्लॉज आ रहा है उसको याद करना होगा कि पास्ट टेंस में आ रहा होगा तो उसके बाद उधर लगेगा। अगर उधर वुड, कुड, शुड में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वह पास्ट टेंस में आएगा। समझ पाए हैं? बिल्कुल। तो लिखा है यदि मैं धनी होता तो गरीबों की सहायता करता। आप बताइए ज़रा इसकी कैसे हम ट्रांसलेशन इसका करें, कि यदि के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ़। सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे मैं आया हुआ है तो आई लिख देते हैं। पास्ट टेंस में करना है, मैं धनी होता, होने के लिए क्या होता है, वर होता है। यदि यह होता, वह कुछ भी होता, तो होने के लिए वर होता है। आप सेंटेंस कभी ना कभी पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मैं आपको पढ़ाया हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। यदि मैं धनी होता, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, और तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। गरीबों की सहायता करता, तो मैं गरीबों की सहायता करता, तो आई वुड, कुड, शुड में से कुछ भी लगाइए, वुड लगा दीजिए। आई वुड हेल्प द पुअर, गरीबों की, द पुअर माने गरीबों, यानी गरीब लोग, तो आई वुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर एक वाक्य बना। दूसरा है यदि वह अधिक पढ़ता तो परीक्षा में सफल हो जाता। तो इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वह किस टेंस में हमको लिखना है, पास्ट टेंस में। वह अधिक पढ़ता, इफ़ ही, पढ़ने के लिए क्या होता है, स्टडी होता है, और स्टडी का सेकंड फॉर्म लगा देंगे स्टडीड। इफ़ ही स्टडीड, अधिक के लिए मैं हार्ड लगा देता हूँ। मोर बहुत लोग लगाना चाहेंगे, तो स्टडी अगर हार्ड की जाती है, कठिन परिश्रम किया जाता तो समय भी तो ज़्यादा लगता है, तो अधिक के अर्थ में यहाँ स्टडीड हार्ड में लिख दिया हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप मोर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ ही स्टडीड हार्ड, कॉमा लगाते हैं, परीक्षा में सफल हो जाता, तो ही वुड, कुड, शुड में से कुछ भी लगा दीजिए, ही वुड पास इन द एग्ज़ाम, इन द एग्ज़ाम। ठीक है, आप तीनों में से स्वतंत्र हैं जो आप लगाना चाहें। अच्छा, आप अगर पढ़े हुए हैं कि यह जो कुड, कुड, शुड है, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनका यूज कैसे है, तब और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ कुड जो है पास्ट की क्षमता दिखा रहा है, शुड जो है यह आपका कर्तव्य दिखाता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता। ठीक, अब यहाँ क्षमता वाली बात है तो कुड लगा दीजिए। ठीक है, यदि मेरे पास एक कार होती का क्या बनाओगे, इफ़ आई हैड अ कार। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होने के लिए हैज़, हैव, हैड होता है, प्रेजेंट में रहता तो हैज और हैव लगाते, पास्ट में है तो हैड लगाए। इफ़ आई हैड अ कार, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। मैं तुम्हें घुमाने ले जाता, आई, अच्छा यहाँ पे आई के बाद आप कुड लगा दीजिए, आई के बाद क्या लगा दीजिए, आई कुड टेक यू, तुम्हें ले जाता कहाँ पे, घुमाने, फॉर ड्राइव, फॉर अ ड्राइव लिख दो। ड्राइव माने कोई कार, बाइक, किसी भी साधन से अगर घूमने के लिए होता है तो ड्राइव लिखा जाता है, फॉर अ ड्राइव। ठीक, तो इसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं आप। यदि मैं एक पक्षी होता तो इफ़ के बाद मैं, आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ सकता था, तो आई कुड फ्लाई, आई कुड फ्लाई। इस तरीके से देख रहे हैं आप, बन जा रहा है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस भाव समझना है। अगर भाव नहीं आप समझे तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 धरा का धरा रह जाएगा। आप भाव कैसे समझेंगे? वाक्य को पढ़िए, अगर लग रहा हो कि हाँ यह संभव है वर्तमान में, तब आप टाइप फर्स्ट का यूज करिए। लग रहा हो कि शर्त ऐसी है जो वर्तमान में काल्पनिक असंभव है, या क्या वर्तमान में है काल्पनिक, है कि नहीं है? काल्पनिक ही है। जब नहीं मेरे पास धन है तो कैसे सहायता होगी? जब नहीं अधिक पढ़े हैं तो सफल कैसे हो जाते? अब थोड़ी, अब तो रिजल्ट की बारी आ गई होगी या बीत गया होगा। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं ये किस में आते हैं? टाइप नंबर सेकंड में आते हैं। ठीक, तो टाइप सेकंड भी आप पूरा कर लिए। आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी हैड वाला आपको मैं बताऊंगा। हैड इस बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा था, इफ़ की जगह पर हैड का कैसे प्रयोग करना है। तो टाइप नंबर 3 बताऊंगा, उसी में ही वह आएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, लिखिए अपनी कॉपी में अच्छे से। मैं बताता हूँ टाइप नंबर 3। टाइप 3 देखते हैं कि टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 में पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। यानी पास्ट में भी नहीं मेहनत हुई है और रिजल्ट भी नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं। पास्ट में कार्य भी नहीं हुआ है और पास्ट में रिजल्ट भी नहीं हुआ है, यानी सब बीत गया है। ठीक है, तो ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी ना हुई हो, यानी पास्ट में पूरी ना हुई हो और उसका परिणाम भी ना हुआ हो, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वे आते हैं टाइप नंबर 3 के अंतर्गत। तो टाइप नंबर 3 कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इफ़ के साथ जो क्लॉज आता है पास्ट परफेक्ट में उसको रखते हैं, और दूसरा जो क्लॉज आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब वुड और शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वुड हैव और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो बनाइए, इसका ट्रांसलेट करिए, देखिए भी समझ में आ जाएगा आपको क्या बात है कि किस प्रकार से बन रहा है। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, तो इफ वाला क्लॉज यही है। पकड़ लिए कि सबसे पहले इफ वाला क्लॉज कौन सा है? इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इफ आई हैड वर्क हार्ड, कॉमा लगाएंगे तो पास हो गया होता, तो आई के साथ वुड या शुड लगा देते हैं, वुड हैव, और पास होने का क्या लिखेंगे? पास्ड, फुल स्टॉप लगाएंगे। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। समझ पाए हैं? इसी प्रकार यह है, यदि वह जल्दी आया होता तो ट्रेन पकड़ लिया होता। आया होता, लिया होता, ठीक है ना? आता पाता अलग चीज है। आया होता, लिया होता, यानी ऐसा भाव दिया जा रहा है कि पास्ट में भी कार्य नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं हुआ है, इस तरीके की बात। ठीक, तो यही बनाएंगे फिर वही इफ के साथ। वह जल्दी आया होता, इफ ही हैड कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही है। इफ ही हैड कम, जल्दी का क्या होता है? अर्ली होता है। इफ ही हैड कम अर्ली के बाद तो के लिए कॉमा लगाएंगे। वह ट्रेन पकड़ लिया होता तो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। खास ट्रेन पकड़नी है कोई तो द लगेगा ना, द ट्रेन। आसान है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता। नहीं बुलाए हो पास्ट में, नहीं पास्ट में मैं गया हूँ, यानी यह बीत चुका है, एकदम बीत चुका है। तो इफ़ यू हैड, कि बुलाने के लिए क्या होता? कॉल होता है। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, यदि तुमने मुझे बुलाया होता, तो के लिए क्या लगता है? कॉमा। और मैं आ जाता तो किस टेंस में है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वुड हैव और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मैं आ जाता, तो मैं के लिए आई वुड हैव, आई वुड हैव कम केम कम, इस तरीके से बनेगा। अब आप ये मत सोचिए हर जगह मैंने वुड हैव ही लगाया है। शुड कहाँ पर आता है? शुड का प्रयोग किया जाता है जब आपको कर्तव्य दिखाना हो, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार का वाक्य आएगा जहाँ पर आपको समझ में आए कि कर्तव्य है, तो शुड हैव भी दिखाइएगा। ठीक है, तो यह मॉडल वर्ब जब पढ़ाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा वर्ब चैप्टर में, या वर्ब चैप्टर में मैंने पढ़ा भी रखा है शायद, वीडियोज पढ़े हुए हैं, 1-2 साल पहले के हैं, लेकिन पढ़े हुए हैं शायद, आप देखेंगे तो हो जाएगा वहाँ पे जानकारी आपको। तो एक चीज़ इसमें और समझना है। समझना क्या है? इस बार जो यूपी टेट में आया हुआ है, तो मैं ऊपर का साफ करूं तब समझाऊं जरा आपको कि कैसे क्या होता है। इफ़ की जगह पर हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है, जरा देखिए। यह जो लिखा हुआ है इफ़,
इफ़ की जगह पर मैं हैड भी रख सकता हूँ, हमेशा याद रखिए। टाइप नंबर 3 में, 1 2 में नहीं, टाइप नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। इसको इन्वर्जन रूल कहते हैं, ठीक है। तो हम इफ़ की जगह पर हैड, जो यह हैड आया हुआ है, इस हैड को हम इफ़ की जगह रख सकते हैं। लेकिन अगर हैड को इफ़ की जगह हम रखेंगे तो बदलाव क्या क्या होगा, तब इफ़ का काम ख़त्म हो जाएगा, इफ़ को हटा देते हैं। और चूंकि हैड पहले ही आ गया तो यहाँ अब हैड का भी काम नहीं है, यानी यहाँ से हैड जो होता है वह हट जाता है, इफ़ भी हट जाता है जब हैड से हम शुरुआत करते हैं किसी वाक्य की, टाइप नंबर 3 में जब। तो अगर हम इसी को लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा हैड आई वर्कड, हैड आई वर्कड हार्ड, हैड आई वर्कड हार्ड के बाद कॉमा, आई वुड हैव पास, आई वुड हैव पास्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? यही समझने वाली बात है, एग्जाम में आया था यूपीटेट में कि हैड के बाद 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में से कौन सा सही है। हैड के बाद यहाँ फिर भी हैड रखा था, यहाँ इफ के बाद जो हैड तो होता ही है, वो तो था ही। मैंने इस तरीके से बनाया था कि आपको यह रूल बताना हो, समझाना हो कि आप जानकारी रखते हो इसकी कि अगर इफ की जगह हैड का प्रयोग करना हो तो दोबारा हैड का प्रयोग नहीं होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बना दूँ छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लिए, जैसे देखिए मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसान होगा, नोट लिख लेंगे नोट के रूप में। जैसे पहले क्या था स्ट्रक्चर आपका, पहले आपका स्ट्रक्चर हुआ करता था इफ़ के बाद सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखते थे, हैड के बाद V3 लिखते थे। यही वाली क्लॉज में बस बात करनी है, दूसरा वाला जो क्लॉज था वैसे ही आपको लिखना था, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और या शुड हैव, या शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती थी, यही लिखना था। लेकिन यहाँ पर चर्चा अब करनी है कि अगर हैड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3, V3 के बाद जैसे लिखते थे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुछ नहीं बदलाव हुआ है उधर, इधर होगा क्या बदलाव होगा, इफ़ की जगह हैड आ गया, सब्जेक्ट रहेगा ही, लेकिन अब यह हैड क्या हो गया, गायब। आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, इसको भी अगर चाहिए बनाने, लास्ट वाला बना के दिखा दूँ कि यदि तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता, तो इसका क्या बनेगा, इफ़ की जगह हैड यू, हैड ये ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉल्ड मी, आई इधर कुछ बदलेगा ही नहीं, आई वुड हैव कम केम कम। आसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भाई ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इन्वर्जन रूल में पूछा जाता है। तो कभी वीडियो में बना दूंगा कि इन्वर्जन रूल क्या होता है, ठीक है ना, उसमें और सारी चीज़ें चर्चा हो जाएंगी, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्या बात है क्या नहीं है, मैं समझा दूंगा। बाकी यह टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। नोट्स बनाइएगा इसको, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।